अच्छा जी, एकदम से ब्रेक में याद आया कि जुमा भी है, तो कोशिश करते हैं इस सवाल को ख़त्म करने की, हो जाएगा इंशाल्लाह अगले आधे घंटे में। अच्छा जी, वेयर हाउस, क्योंकि हमने ना सारी तैयारी कर रखी है इसके बैक एंड पे, बस सब संभाल रहे हैं सवाल को, ठीक है। लेंथी वाला काम वैसे भी कर चुके। अ वेयर हाउस ओन्ड बाय जीएल वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन यकम जनवरी 2022। हमारे साल में ये हादसा हुआ। ये ना आप एक्सीडेंट ही समझ लें, ठीक है। हमारे साल में हुआ, हादसा ही कह रहे हैं ना, हमारे लिए तो हादसा ही है, हमारे सवाल के अंदर जो आ गया है, वरना तो हादसा नहीं है, ठीक है। क्या इस साल में किराए पे दे दिया है, और क्या हुआ था प्रीवियसली इसके साथ क्या कर रहे थे, द वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ जीएल, तो इसका मतलब ये ट्रांसफर्ड है, ठीक है, ट्रांसफर है। और ट्रांसफर कल की तरह से लिखें तो ट्रांसफर है, और ट्रांसफर का रुख क्या है, IAS 16 से यूज में था ना, IAS 40 में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेयर हाउस दोनों जगह आएगा। ये वेयर हाउस इधर था तो ओपनिंग में तो यहां पड़ा होगा ना, तो बोलो, ये वेयर हाउस ओपनिंग में यहां पे पड़ा होगा, और फिर यहां से ट्रांसफर होकर यहां चला जाएगा। ये वेयर हाउस लिख रहा हूं मैं, नहीं भी समझ आ रहा, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख, ठीक है। ये दोनों जगह पे नजर आना है बेटा, समझ आ रही है क्यों? साल के शुरू में ये पीपी था तो ओपनिंग तो वहीं पड़ा होगा ना, और दौराने साल क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ट्रांसफर आ जाएगी इधर, ठीक है। यानी मैं यूं कह सकता हूं, ओपनिंग में वेयर हाउस 0 था, क्योंकि यहां पर तो कोई नहीं पड़ा था ना, और बोलो, ओपनिंग में वेयर हाउस 0 था, लेकिन यहां पर था कुछ ना कुछ, लेकिन फिर यहां से ट्रांसफर होगा। ओहो, एक कॉलम नहीं डाला हमने, और एक रो नहीं डाली, भूल गया मैं, सॉरी। डिस्पोजल नहीं है तो इसकी जगह पे गुजारा कर लूं मैं, माजरत के साथ, इजाजत है मुझे, यहां पे होना चाहिए था, सवाल में डिस्पोजल नहीं है इसलिए मैं गुजारा कर रहा हूं, ठीक है, मैं भूल गया, माय मिस्टेक, ठीक है। वैसे यहीं पे फिट भी कर सकते हैं, बल्कि यहीं पे फिट करना चाहिए मेरे ख्याल में ना, यहीं पे फिट करना चाहिए। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको पूरा फॉर्मेट तो सामने मिले, ठीक है। अब आपने ज़रा मेरे साथ इसको एडजस्ट करवाना है जी। डिस्पोजल के बाद, डिस्पोजल ज़रा शॉर्ट सा करके लिख देते हैं ना, डिस्पोजल नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र इन आउट, उधर लिखा था इधर लिखना भूल गया, ट्रांसफ़र इन या आउट, ठीक है। उसके बाद एंड पे क्या था, बस क्लोजिंग। अब ये यहां तक आ जाना है, ठीक है। क्रॉस ज़रा छोटे हो जाओ, ज़रा बदतमीज़ी की तरह ना लिखे जाओ, थोड़ा सा सब बच्चे सारा तमीज़ से ज़रा साइड साइड पे होके बैठे, जगह बनाएं दूसरों की। अच्छा, यहाँ पे क्या आया था जी, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद अगली हेडिंग निकी सी करके देंगे, एक्यूमुलेटेड, गुजारा करना है ना, और इसमें ओपनिंग बैलेंस, लो हो गया काम, ओपनिंग बैलेंस सर साडा भी हो गया कोई बात नहीं। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है, 21, और ट्रांसफ़र और सो ऑन, ठीक है ना, काम चल गया। लेकिन अब डिस्पोजल नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे थे आप लोग, कर सकते थे, लेकिन भाई जिस सवाल में डिस्पोजल हो और ये सब कुछ हो तो एक बैक ऑफ द माइंड एक बात रह जाएगी, नहीं यार फिर अगर वो होता तो कैसा होता फॉर्मेट, तो सामने फॉर्मेट में सारा ही बनाना चाह रहा था आपके, ठीक है, सही है, चलेगा गुजारा, चलेगा गुजारा। आप लोग इस सोल्यूशन को सही कर सकते हैं ना, आप डिस्पोजल काट के ये लिख दें, लेकिन मैंने फॉर्मेट पूरा बना दिया, पिक्चर ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफर आउट होगा यहां से, यहां से ट्रांसफर आउट होगा, और यहां पे ट्रांसफर इन हो जाएगा। लेकिन मसला क्या होगा, चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू पर ट्रांसफर होनी है, और IAS 16 के पास पड़ा है तो इसका फेयर वैल्यू मॉडल तो रीवैल्यूएशन मॉडल है। इसका मतलब फिर शुरू करो काम। पहले ये कॉस्ट मॉडल पर इन्होंने रखा हुआ था, ये बात समझ आती है, इनके पास पहले ये कॉस्ट मॉडल पे था ना, तो वर्किंग नंबर 3
भाई इस वर्किंग 2 को ना उधर ले जाते हैं ताकि तस्वीर खींचते हो ना आसानी हो जाएगी फिर आपको। ये वर्किंग तो एक ही साइज़ की होती है ना तकरीबन। जी मेरे बच्चों, वर्किंग नंबर 3 जी, उसी तरह से डेट, डिस्क्रिप्शन, और एसेट का नाम क्या है जी? वेयर हाउस। WH लिख दूं सिर्फ? वेयर हाउस। इजाज़त है ना WH लिखने की? वर्किंग है मेरी। अच्छा, अब अभी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस कोई नहीं, क्योंकि मॉडल कौन सा है? इनका वैसे मॉडल कॉस्ट हो तो मजबूरन हम फंस जाएंगे जब ट्रांसफर करने लगेंगे तो IAS 14 रोला डाल देना है। तो फिलहाल कॉस्ट मॉडल है, तो पुरानी बचपन वाली वर्किंग समझ आ रही है आपको जी? तो किस दिन खरीदा था इस वेयर हाउस को? अब पढ़ते हैं। वो कहता है जी ये तो 1 जनवरी 22 को रेंट पे दिया है तो ट्रांसफर किया। इससे पहले वो कहता है वेयर हाउस वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 19 एट अ कॉस्ट ऑफ 200 एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो यकम कब खरीदा था? जुलाई 2019 पर। कॉस्ट 200 यार, सामने लिखा हुआ है। उसके बाद इसको रिड्यूसिंग बैलेंस पे करना है। 30 जून 19 आया, डेप पूरा साल। वाह, 200 इंटू क्या परसेंटेज है? जी, पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे। कितना? 20। बुक वैल्यू 180। अब कोई रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, चल रहा है ये एसेट। 30 जून 2021 आया। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो डेप्रिसिएशन 180 इंटू 18। बुक वैल्यू, ये ज़रूरी नहीं है लिखना, पर्चे में ज़रूरी नहीं है लिखना। अगर वर्किंग कर रहे हो तो ये 20 और 118 लिख दिया काफ़ी है जी। 162। अब ये 30 जून 21 पे आ गया। बोलो, चलने दो आगे। चलो लिख देता हूँ 30 जून 21। उसके बाद ये हमारा साल शुरू हो गया। हमारा साल यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे ही है ना? 1 जुलाई 21, यहाँ से हमारा साल शुरू हो रहा है। और हमारे साल के एन दरमियान में, किधर गया एन दरमियान? ये एन दरमियान में 1 जुलाई 21 को जो साल शुरू हुआ था, 31 दिसंबर 21 पे वो 6 महीने ख़त्म हुए थे और अगले 6 महीने शुरू हुए यकम, तो ये एन दरमियान हो गया ना। तो 1 जनवरी 2022 में लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर 22 आ जाए, ज़रा फ़र्क लग जाए, ठीक है? इस दिन क्या करना है हमने? इसको ट्रांसफ़र करना है, मतलब ट्रांसफ़र करना है। तो IAS 40 कहेगा मेरे पास फेयर वैल्यू मॉडल है, इसको पहले फेयर वैल्यू पे लाओ। फेयर वैल्यू पे लाना है तो IAS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल कहता है पहले इसको 30 जून पर, ये 1 जनवरी पर लेकर तो आओ। तो इसको फिर लेकर चलते हैं, ठीक है? तो डेप्रीशिएट करेंगे पहले 162 को 10% के हिसाब से, लेकिन 6/12। जी बच्चों, 6/12 8, हाँ 8.1, बस 8 ही है। और ये कितना हो गया? 154। अब ये तैयार है किस काम के लिए? ट्रांसफर के लिए नहीं, रीवैल्यू होने के लिए। रीवैल्यू होगा फिर IAS 14 एक्सेप्ट करना है, अभी तो वो अड़ेका लगा के बैठा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। वो कहता है फेयर वैल्यूज ऑफ द वेयर हाउस, अल्लाह करे अब 1 जनवरी 22 की फेयर वैल्यू गिवन हो, वरना मारे जाएंगे, ठीक है? और फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। तो ओहो गिवन है सर, घर से पढ़ के आए थे इसलिए कह रहे थे, हमें क्यों ऐसे सस्पेंस डाल रहे हैं? आपने भी तो पढ़ा था, पता है आपको 1 जनवरी 22 पर भी फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो इस दिन उठाओ इसको और फेयर वैल्यू पे ले जाओ। तो 1 जनवरी 22 पर एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली जी, 206, 206, और रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। हालांकि ये कॉस्ट मॉडल था लेकिन ये मजबूरी वाला है, ठीक है जी? इसीलिए मैं उसके आगे पैनल भी नहीं लिख रहा, बस चुप करके यहाँ पे मैंने क्या लिखा? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 52 का, और ये 52 यहाँ पर आया। अब इधर देखना ज़रा, और इसके आगे मैंने क्या किया? टणक टणक सीट बेल्ट भाई कह रहे हैं बांध दो इसको। क्यों? ये नहीं आगे जाने लगा। अब उसकी वजह एसिड यहाँ से निकल के चला जाना है, ये यहीं पे पड़ा रहेगा। ये मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको, ठीक है?
नई बात नहीं की, सब कुछ पढ़ा हुआ, यही तो कह रहा हूँ। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह से छोटे सवाल, एग्जाम्पल, स्कॉर्पियो सवाल, इस तरह के सवाल जो हैं ये पहले से बच्चे करते आते हैं। पेपर कोई आसमान से थोड़ी उतर आता है, पढ़े हुए में से ही आता है। बस प्रैक्टिस की कमी, कॉन्सेप्ट टेस्ट ना देना, छुट्टियां करना बीच बीच में, ये सारी चीज़ें जो है ना तबाह कर देती हैं, फिर स्टूडेंट तबाह दे। अच्छा, अब ये 206 पे पहुंच गया जी। अब इसको कहें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बुलाएं, हाँ भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएं और इसको ले जाएं। अब ये क्या हो गया जी, क्रेडिट पीपीई में से, बोलो, और वर्किंग नंबर कौन सा बना दूं, 4, क्रेडिट पीपीई से और डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी है जी, वेयर हाउस, ठीक है। किस दिन जी, 1 जनवरी 22 पर। कहां से आया है, खरीदा है कैश देकर, नहीं पीपीई से आया है। कितने पे आया है, 206 पे आया है। सिखाया था ये काम। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पीपीई क्रेडिट, तो ये कहां चला गया, ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। तो बुक वैल्यू यहां पे क्या बच गई मेरे पास, खत्म कहानी, यहां पे रहा ही नहीं अब। और ठीक है ना, सही है बच्चों, और सही है। चलो अब मैं तो कहता हूं पहले पीपीई को फटका देते हैं, ठीक है, पीपीई को फटका दें पहले। अब वेयर हाउस, वही बात मैं अब यहां पे लिख दूं, यहां से नीचे तो कुछ बनना नहीं है। 30 जून 2021 पे आएंगे, क्योंकि 1 जुलाई 21 पर खतरा है ओपनिंग निकालते हुए, हम तो 30 जून 21 पर क्लोजिंग निकालेंगे, ठीक है जी। एसेट अकाउंट यानी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड, ये करते हैं ना हम, डे 1 से ऐसे ही करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह डे एंड तक ऐसे ही करते जाएंगे, क्योंकि हमारा सेफेस्ट तरीका हर जगह अप्लाई भी होता है। 30 जून 21 पर खड़े होकर पूछें एसेट कभी रिवैल्यू हुआ है, इसमें तो रिवैल्यूएशन मॉडल ही नहीं लगता था। तो 30 जून 21 पर इसमें क्या पड़ा होगा, इसकी कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी थी, 200। तो ये 200 क्लोजिंग है, 1 जुलाई 21 का यही ओपनिंग बन गया। अब अगर ये एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो 30 जून 21 पे खड़े होकर इसके अंदर डेट ऑफ परचेज से 30 जून 21 तक की डेफिनेशन इकट्ठी हुई पड़ी होगी, और वो है 20 जमा 18। यहां तक है ना 30 जून 21, 20 जमा 18 कितना बनता है, 38। कोई मसला, ठीक है। तो ये उसूल जो छोटे छोटे जुमले, लेकिन सारे मुश्किल से मुश्किल सवालों में यही काम आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफर करो एक्यूमुलेटेड एडिशन को, इसी दिन कर रहे हैं, नहीं, अभी मजीद डेप्रिशिएट करना है। 30 जून पे मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन करवाई थी IAS 16 के अंदर, करवाई थी, वो भी 2-3 सवाल किए थे इस तरह के जी। 30 जून 21 से 31 दिसंबर 21 तक लेके आओ, मजीद डेप्रिशिएट करो, कितने से, 8 से। तो इस 8 की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। शुक्र है ये भी पहले ही था, वरना सोचना पड़ता। अब कितना इकट्ठा हो गया। अब इस दिन हमने कहा IAS 40 ले जाओ अपनी प्रॉपर्टीज, ने कहा मैंने नहीं लेके जानी, इसको रीवैल्यू करो। हमने कहा इसका मतलब हमें फिर पहले इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा और फिर रीवैल्यू, तो करो पहले एलिमिनेट जी। 46 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और 46 से वेयर हाउस यानी एसेट क्रेडिट हो गया ये। अब देखो रीवैल्यूएशन, अगेन वही बात, मैं पीपीई का नोट बना रहा हूं, कोई बच्चा इसको तो नहीं देख रहा, कोई बच्चा इसको नहीं देखेगा, सिर्फ पीपीई का नोट देख रहे हैं, ठीक है। अब हो गया ट्रांसफर, सब कुछ रीवैल्यू करना है, कितने से, 52 से बढ़ाओ एसेट डेबिट और जो मर्जी क्रेडिट, कितने से, 52 से। अब ये एसेट 52 से बढ़ गया, डिस्पोजल तो कोई इसका हुआ नहीं, बेचा नहीं है हमने, हाँ। अब ये कहां पे चला जाना है, ट्रांसफर होके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कितने पे पहुंच चुका है, 206 पे। 206 से माइनस होना है, आप चेक कर लो, ये 206 पे ही पड़ा होगा। इस सारे का टोटल कितना बनता है, 206। तो 206 को यहां से निकालो, ये 206 क्रेडिट, 206 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रहा है ना, तो पीपीई से क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेबिट। अच्छा, वर्किंग्स ना खुद रेफर कर लेना आप, ये वर्किंग 3 में आया है, वर्किंग 2 में, जैसे भी, ठीक है ना, वो मैं नहीं कर रहा। एंट्री नजर आ रही है।
वो लेजर मैंने बनाया हुआ है, ये एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीपीई क्रेडिट। तो इसका टोटल मुझे बता देना कोई बच्चा, कमाल हो जाए वो। अच्छा, इसका टोटल मैंने मिटा दिया था माजरत, कितना 315 का जी। क्यों जीरो हो गया? बचा ही कुछ नहीं, डिस्पोज नहीं किया हमने, ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पीपी से तो निकल गया ना, तो पीपी में तो कुछ भी नहीं बचा। 0 - 0 इज इक्वल टू, लेकिन नीचे बताओ था तो कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल, ठीक है ना। उसके बाद मेथड कौन सा यूज करते थे? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन तो नजर आ रही है ना, तो ये यूजर को बतानी तो है कैसे निकली थी। और रेट कौन सा था? 10% रेट था। ठीक हो गया। अब मैं तो कहता हूं ये यहां पे आया है तो इसको भी फटका दो, वर्किंग की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर लो, ठीक है। अब जब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गया है वेयर हाउस, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तो हमने किस पे रखा हुआ है? फेयर वैल्यू मॉडल पर। और फेयर वैल्यू 30 जून 22 पर कितनी है? 214। तो क्या करें, इसको उठाकर ले जाएं, 30 जून 22 पर इसको उठाकर ले जाएं। कहां ले जाएं? और कहां ले जाएं? कहां ले जाएं बता दो, और बता तो दो गूंगो। फेयर वैल्यू पर ले जाएं। टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू। कितना है? 216। एनी गेन और लॉस 10 है, 14 है, हाँ तो फिर ये भी 14 है। ये कितना है? 8। किधर गया? ये मिल गया जी। तो कितना आ गया जी गेन? 8 का। ये 8 का बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाना है? पीएनएल में जाना है। क्या है ये? फेयर वैल्यू गेन। खैर हमें इससे क्या जोन सा मर्जी हो, इसकी एंट्री करवाओ। 8 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, 8 से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में 8 ये डेबिट, कोई एडिशन नहीं हुआ, ट्रांसफर इन हुआ है, हमने खरीदा नहीं है, हमने ट्रांसफर किया है पीपीई से। 206 पर था ना जी, और कोई डिस्पोजल भी नहीं है। तो ये कितने पर नजर आ रहा है? अब यही तो हम कह रहे हैं, ठीक है। और मेजरमेंट बेसिस कौन सी हैं जी? फेयर वैल्यू। रीवैल्यूएशन नहीं लिखना यहाँ पे, फेयर वैल्यू मॉडल लिखना है, ठीक है। और आगे कुछ जरूरत ही नहीं थी, मैंने लिखा ही नहीं आज, डेप्थ शीट तो कर नहीं सकते। डन जी, कंप्लीट हो गया ये, कंप्लीट। उसके बाद जी रह गए हैं शोरूम नंबर 3 एडजस्टमेंट। 2 में कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप लोग, तेजी नहीं करनी है, जुमे की ब्रेक कर लेंगे, वापस आके थोड़ा सा पीस जो रह जाएगा वो रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जूम मीटिंग 15 मिनट में लेट कर लूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर। 2 में तक कोई मसला है तो बताएं। सब कुछ पढ़ा हुआ आज तक, जितना भी पढ़ा था वो रिवाइज हो रहा है। आगे 16 भी साथ, आगे 40 भी हो रहा है। शोरूम जी, जी बिल्कुल होता है, नहीं होता है, यही तो बात है, ये तो पढ़ाया था। आइए 16 में कहता था एक क्लास के ऊपर एक मॉडल लगे। हाँ ये नहीं करना कि बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन, एक पे कॉस्ट, नहीं, बिल्डिंग की पूरी क्लास पे रिवैल्यूएशन, लैंड को कॉस्ट पे रखो, प्लांट को कॉस्ट पे रखो, इक्विपमेंट को फेयर वैल्यू मॉडल रिवैल्यूएशन पे रख लो। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो खुद समझो एक क्लास ही है ना, सारी ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां पे वो कहता है या तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे फेयर वैल्यू मॉडल लगाओ, या सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे कॉस्ट मॉडल लगाओ। फिर यहां पे वो एक्सेप्शन सिर्फ कल देखी थी हमने, ऐसी प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू निकल ही ना सकती हो, मजबूरन सिर्फ उसके लिए कॉस्ट मॉडल है, वरना अगर फेयर वैल्यू मॉडल का आपने बोल दिया है तो फिर सब पे फेयर वैल्यू मॉडल लगाओ, नफा हो चाहे नुकसान हो, ठीक है। अच्छा जी, GL acquired a property comprising of 3 similar showrooms at a total cost of 900। अब सिमिलर हैं, अलग अलग उसने बताया नहीं हुआ, तो 300 ईच होगा ना। ऑन 1 अक्टूबर 21, हमारे साल की ही बात है, क्योंकि हमारा साल 1 जुलाई 21 को शुरू हुआ है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने गुजरे थे, 3 शोरूम खरीद लिए इन्होंने इकट्ठे, प्रॉपर्टी खरीदी ना, तो 3 शोरूम थे उसके। 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेबल टू वैल्यू ऑफ लैंड। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी तो फिर तो ये लाइन ही इररेलेवेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तो हमने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है, सवाल ने बताया हुआ, तो ठीक है ना। और अगर ये पीपीई हुआ तो फिर उसने कहा था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं, बाकी सब पे कॉस्ट मॉडल है, तो फिर ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे वो कहता है दोवें काम मुझे, ईच शोरूम कैन बी लीज्ड आउट सेपरेटली एंड हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 साल।
विद नो रेजिडुअल वैल्यू, और कहते हैं जीएल इज यूजिंग वन शोरूम फॉर इट्स ओन यूज, ठीक है। इसका मतलब ये पीपीई बन गया, एंड द अदर शोरूम्स वर हेल्ड टू बी लीज्ड आउट। अगर होल्ड भी किए हुए हैं ना, अभी लीज, अभी रेंट पे नहीं भी चढ़े, लेकिन नियत तो यही कर ली है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसी दिन से ही बन जाती है। तो ये क्या है, तो 300 की कॉस्ट कहां जाएगी, 300 एक शोरूम की कॉस्ट पीपीई में, और 2 की, चलो तो शोरूम पहले इधर ही ले आओ, शो मारने वाला रूम, ओपनिंग तो कोई नहीं था, एडिशन हुआ है 300, सिंपल है ना, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई रीवैल्यूएशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, कोई ट्रांसफर आउट इन वाला नहीं चक्कर, और ये 300 ही है, इतना सिंपल। तो मुफ्त वाले नंबर भी होते हैं हर सवाल के अंदर। सवाल को देख के परेशान हो गए बच्चे, आसान नंबर भी मुश्किल कर लिए अपने लिए खाम में, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है ना। हर सवाल में आसान नंबर भी होते हैं। अब देखो ये मुफ्त के नंबर थे, कोई डेप्रिसिएशन ओपनिंग में नहीं थी, ये सिर्फ निकालनी है, आगे कुछ है ही नहीं इस सवाल में। ये तो था जनाब कॉस्ट मॉडल। अब इसमें कोई ये ना कह देना मुझे यार सर बहुत तेज करा दिया आपने, ये तो पहली क्लास वाला सवाल भी नहीं है, उससे भी आसान हो गया। कॉस्ट मॉडल होगा, और लाइफ कितनी गिवन है, और सवाल चूके चुप है, तो अब सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालनी, और इसमें क्या करना है। तो वर्किंग नंबर 5 चलो मैं कर देता हूं आपको, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। बोलो जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 300 है, कैसे निकाला है 300, एक जैसी थी ना, 900 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 किया है मैंने, ठीक है ना। तो 300 आ गई एक की कॉस्ट, तो ठीक है, इसको डिवाइड किया 15 साल से, लेकिन ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी। हमने इसको 1 अक्टूबर को खरीदा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 21 वाला, और 30 जून तक 6 महीने 22 वाले, 9/12 जी 9। इसकी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां पर हमें सिर्फ ये वाला एंड देखना होता है। तो ये कितना आ गया, और ये 281, 15 आता है क्या, 15 आता है 300 बटा, बेटा ये तो 9, ये 15 क्या है, किसका, ओ हो हाँ, लैंड नहीं ना करनी शामिल, ठीक है। ठहर जाओ, एक मिनट लगेगा, सॉरी मैं वो भूल गया, ये तो सही कह रहे हो आप, ठीक है। 9 फिर किस बच्चे ने बताया था, वो सही बता दिया होगा। ये 60%, इसका 60% एप्रिशिएट होना है, 15 ईयर्स बच्चों ने डायरेक्ट करके बताया था। चलो ये भी अच्छी बात है, पर मुझे तो बताओ ना, बच्चा ऑनलाइन बैठा हो कहेगा हैं ये क्या हुआ, ये 9 आता है अब, ठीक है। तो ये 9 की डेप्रिसिएशन आ गई, ओके। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, सॉरी, वेयर हाउस भी तो आया था, वेयर हाउस पूरा लिखना आप, इसमें ओपनिंग कोई नहीं था, अरोज ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ था, ये वाला जो पड़ा रह गया है, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, देखो ना ओपनिंग कुछ भी नहीं था, ये 52 आया था, और वो वहीं का वहीं है बस। तो ये भी लिख देना था यहाँ पे, सॉरी मैं भूल गया था। अच्छा चले छोड़े छोड़े, कुछ ट्रांसफर होना ही नहीं है, इसका तो होना ही नहीं, अगले साल भी नहीं होना जब तक कि एक्चुअल बिक ना जाए। मैंने कहा ऐसे ही ज़रा भूल ना जाऊँ। अच्छा जी, ये मैं बात कर रहा था, सॉरी मैं बात कर रहा था शोरूम की। तो एक शोरूम हमारे अपने इस्तेमाल में है, कोई मसला समझ आता है। बाकी 2 शोरूम क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसके लिए तो आपको पता है मैं फेयर वैल्यू मॉडल हो, तो मेरा फेवरेट काम क्या है, मैं उसके लिए तो लेजर बनाऊंगा। तो वर्किंग नंबर 6, हालांकि लेजर की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत ना हो मत बनाओ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए बच्चों मैं बना रहा होता हूं, जहां ना बने ना बनाओ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये कौन सी है जी, शो वाला रूम, शो मारने वाला रूम। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम रखते हैं फेयर वैल्यू मॉडल पर, यही उसने बताया हुआ है एज अ पॉलिसी। तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर ही होंगी, ऑप्शन कोई नहीं होता फिर, जैसे भाई के सवाल के जवाब में मैंने बताया, ठीक है। अब जी 1 अक्टूबर 2021 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 900 की एक तीनों थी, डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो 600 इधर आ गया, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब सवाल में ना उसने क्लोजिंग में फेयर वैल्यू नहीं बताई हमें,
30 जून 2022 की। फेयर वैल्यू नहीं बताई हमें, बल्कि उसने ये बता दिया हर साल नहीं, हर महीने ईच शोरूम 3 मिलियन फेयर वैल्यू बढ़ती है उसकी। नहीं समझ आई? तो यार सॉरी यार, ये प्रॉब्लम थोड़ा ही है। वो किसी ने वो दूसरा फिर 15 का आंसर बता दिया होगा, मुझे क्या पता, ये मैंने खुद लिखा था। मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये मसला नहीं होता, ये कैलकुलेशन होती है यार। कहाँ फंसे हुए हो तुम? मैं कितना आगे पहुँच गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये समझ आई है? यहाँ पे थे साथ 600 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई, खरीद ली 1 अक्टूबर को। अब आज तक क्या होता आया? क्लोजिंग फेयर वैल्यू देता था, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस हम बैलेंसिंग गेन या लॉस निकालते थे। आज उसने फनकारी क्या की? क्लोजिंग नहीं दिया, कहता है गेन लॉस इतना है। कितना कितना कितना? 3 मिलियन एक एक शोरूम का, एक एक महीने का, यानी 3 इंटू, पहले मंथ्स कर लो, या चलो 3 इंटू, ये 2 शोरूम्स हैं, हर शोरूम 3-3 मिलियन का गेन कमाता है, और ये 1 अक्टूबर को हमने लिया था। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ्स। बल्कि मैं यूं लिखता हूं, 2 शोरूम्स इंटू 3 मिलियन, ये क्या है जी? इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू इंटू 9 मंथ्स, क्योंकि वो पर मंथ था, पर मंथ, ये पर मंथ था, इंटू 9 मंथ्स। तो ये आंसर कितना आता है? तो बस ये वर्किंग शो करनी है हमें। ठीक है, तो आज मेरे पास गेन है, वो फेयर वैल्यू गेन जो पहले हम बैलेंसिंग निकाला करते थे, पीएनएल वाली फिगर, आज उसका डाटा दे दिया था। एक्रूअल में सिखाया था, ये फिगर भी पहले कभी कभी निकल सकती है। तो क्या करेंगे जी? 2 शोरूम है, हर एक शोरूम पर 3-3 मिलियन का गेन आता है, और 9 मंथ्स पर मंथ दिया उसने, कितना आता है? 50, कितना बोल रहे थे? 54। तो ये क्लोजिंग अब बैलेंसिंग निकल आया आज जी, 654। ठीक है, तो शोरूम ये कहीं से ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है, हमने एडिशन भी किया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कार्ड, हम तो डिस्पोजल भी किया, उसने भी डिस्पोजल नहीं करवाया, हो सकता है अगली बार डिस्पोजल भी करवाए, इस दफ़ा पर्चे में हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्पोज भी करवा दे, वो हमें आता है, कोई ऐसा मसला नहीं, बड़ा आसान है, बल्कि अल्लाह करे आ जाए, आसान सी एडजस्टमेंट होती है, जो भी आए हम पास हो जाए, ये थोड़ी कहना चाहिए कि ये आए और वो आए। अच्छा, अब ओपनिंग में कोई शोरूम नहीं थे, हमने खरीदे 600 के, कोई ट्रांसफ़र इन आउट का चक्कर नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। हाँ, 54 रुपये से इनकी वैल्यू ज़रूर बढ़ी, और ये 654 पे पहुंच गए। फेयर वैल्यू मॉडल है हमारा, और बस कहानी। यहाँ पे इसका सोल्यूशन ख़त्म हो चुका है, और सिर्फ छोटी सी एक चीज़ बताता चलूँ, वो एडिशनल चीज़ सिर्फ लिख लो, आपका सवाल ख़त्म है, फिर आपको ओपन है क्वेश्चंस जितने मर्जी करें। आपके पास अब एक लाइन बची है, मैंने वैसे ही आपको बताया हुआ है, एक लाइन बची नहीं है, सॉरी, एक लाइन बची नहीं है, लेकिन एक बात जो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, वो मैंने अभी पढ़ाई नहीं ना आपको इस तरह से, वो रहती है, वो मैंने डिस्क्लोजर नहीं ना पढ़ाए। ठीक है, तो ये बात अभी रहती है। कौन सी बात? मैं रेड कर रहा हूँ, जो अब नज़र ना भी आया तो फिर पढ़ लो, अपने किताबों से पढ़ लो। ऑन 1 मार्च 22 2 शोरूम किराए पे दे दिए, और मंथली रेंट था 4 मिलियन। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, रेंटल इनकम, इसका क्या करना होता है? ये क्यों दिया? पीपीई के नोट में तो नहीं आता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में तो नहीं आता, इस ऐसी चीज़ों के बारे में तो बताया हुआ है आपको। वैसे तो पढ़ाना है मैंने डिस्क्लोजर अभी पढ़ाने हैं, जिसके अंदर सिर्फ यही नहीं इनकम, अगर यहाँ पे वो इस इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चे दे देता ना कि इतनी इनकम आती है और थोड़ा हमने गार्ड गुड रख के उनको दिया है, इसकी सैलरी हमें पड़ती है पर मंथ, तो वो एक्सपेंस भी शो करना है। कहाँ? सब नोट्स में। तो ऐसे मौकों के लिए तो आपको बताया हुआ है कि इन केस आपको समझ नहीं आती कि यार इस एडजस्टमेंट का क्या करना है,
तो सब नोट में लिख दो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, कि वो लिखे हुए कि -1 करेगा, ठीक है। तो वैसे ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। IS 40 कहता है आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जो रेंटल कमाएं और उस रेंटल को कमाने के लिए जो आप कॉस्ट इनकर करें, ये डिस्क्लोजर में जाएंगे ना तो वहां लिखा हुआ है, यहां समझा रहा हूं। आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो नोट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, रेंटल पे दे सकते हैं ना। अगर खाली प्लॉट नहीं पड़ा हुआ, रेंट पे दिया हुआ है, कोई सवाल बताएगा तो ही ना। कल वाले सवाल में ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि वो मैंने पेंडिंग की थी। कल वाले सवाल की जो बात है वो है उसके अंदर भी, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना लिखा हो। देखो स्कॉर्पियो वाला सवाल, कौन से समय पे था? 300 को एक फैसला कर लो। ये देखो, ये रेंटल अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टोटल इतने, वो मैंने इसीलिए तस्वीर बनाई थी, लेकिन फिर चूंकि आज 10 मिनट बाद क्लास शुरू हुई तो मैंने स्कॉर्पियो वाला सवाल डिस्कस नहीं किया। इसके अंदर ये नीचे मैंने 2 लाइनें डलवानी थी, रेंटल इनकम अर्न्ड इतनी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने हैं। ये लिखेंगे, मैंने लिखा हुआ है ना सवाल, कल इंशाल्लाह स्कॉर्पियो वाले के नीचे ये दोनों सब नोट्स डलवाऊंगा, लेकिन आज इत्तेफाक से पहले आ गया, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब ये जो लाइन लिखी हुई है कि रेंट कमाते हैं हम, 2 शोरूम्स वर गिवन ऑन मंथली रेंट ऑफ 4 मिलियन। अब मुझे बताओ 4 मिलियन है और 2 शोरूम है, कितने महीने? अदर शोरूम्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 4 महीने हैं, 16 बनता है। और 2 क्या? तो दोनों का ही 4 है, ये तो इकट्ठा ही है। लेकिन ये भी तो मामला है, ये भाई साहब भी तो रेंट पे दिए हैं हमने, इसके बारे में कोई रेंट शेंट नहीं बता रहा इसका कितना रेंट है। ये देखो लाल वाली लाइन, देखो ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसने कैसे खूबसूरती से आपसे चेक किया ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को। रेंटल अर्न्ड, ये जो वेयर हाउस रेंट पे दिया था कितना है जी? 10 मिलियन, आउट ऑफ विच 6 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। होता रहे एक्रूअल का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमने अर्न कर लिया है तो इनकम है, चाहे रिसीवेबल हो। तो इसका मतलब 10 मिलियन भी हमारी रेंटल इनकम है और 4 × 4 16 भी, ठीक है। तो टोटल यहां पे हम ये जुमला उठाकर लिख लो डिस्क्लोजर में, चलो बल्कि डायरेक्टली लिखो, ठीक है। रेंटल्स अर्न्ड, लिखो रेंटल्स अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अमाउंटेड टू रुपीज, बस सिंपल लिख लो, डिस्क्लोजर बाद में पढ़ लेंगे। क्या लिखा है मैंने? रेंटल इनकम अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अमाउंटेड टू रुपीज। इधर देखो 16 मिलियन, ये कैसे निकला है? 4 × 4, ऐसे निकाला था ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और उन्होंने बोला है कि ये दोनों शोरूम 4 मिलियन किराए पे हैं, तो ईच नहीं लिखा हुआ तो खुद से ईच नहीं करते रहना, ठीक है। प्लस 10 मिलियन वेयर हाउस का, जिसमें से हालांकि जिसमें से आगे सर बड़ी ब्रैकेट बाहर रखे हो यार, फर्क कोई नहीं पड़ता, हद होगी वैसे। हालांकि वो कह रहा है 10 में से अभी 6 रिसीवेबल है, लेकिन हमने अर्न तो 10 कर लिया है ना, तो यहां पे हम अर्न ही लिख रहे होते हैं। कितना? अमाउंटेड टू रुपीज 26, ये मिलियन पूरा लिख लेना जी, ठीक है जी, फुल स्टॉप। और अगर सवाल के अंदर उसने यूं लिखा होता एंड टू अर्न दीज रेंटल्स सम एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड, तो अगली लाइन में हम लिखते एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू अर्न दीज रेंटल, इसी में ही डाल देते, डिस्क्लोज करना होता है, टू अर्न दीज रेंटल्स अमाउंटेड टू रुपीज इतने। क्या माइनस क्यों करते? बस अलग अलग दिखा दिए कि इतनी इनकम है और इतने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं, माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट मी सी, कोई और सवाल आप कर सकें काश। इसमें तो गवर्नमेंट ग्रांट है, इसमें भी गवर्नमेंट ग्रांट है। ये 2 सवाल गवर्नमेंट ग्रांट के बाद ओपन होंगे, ठीक है, वो अभी आपने नहीं किया हुआ। अच्छा यार, ये सवाल बड़ा आला है, बड़ा आला अरफा है, लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट ग्रांट इसमें भी निकल आए तो माफ़ कर देना, वरना अब इसको भी आप ट्राई करो। इसमें तो अखीर ही कर दी उसने, बोरिंग कॉस्ट को मिक्स करने की, अखीर करके मिक्स किया था बोरिंग कॉस्ट को उसने।
ठीक है। और रिसेंट सवाल हैं, 17 नंबर का स्प्रिंग 23 का सवाल है। अगर इसमें, मुझे नहीं लगता इसमें गवर्नमेंट ग्रांट है, इन केस आ जाए तो भाई माफ कर देना और छोड़ देना। नहीं है, नहीं है, जहां तक मुझे नजर भी आ रहा है ये सारी बातें। इंशाल्लाह ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अल्लाह करे इसमें हो। हाँ हाँ, गिवन ऑन रेंट, यस यस, दोनों नोट हो, अल्लाह करे दोनों नोट हो। ओए ओए हुई हुई, नोट तैयार करते 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 बूढ़े हो गए और उसने एक्सट्रैक्ट्स मांग लिए और उसने कंपैरेटिव्स भी मांग लिए। अच्छा, अब उसने, शुक्र है मांगा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि ओसीआई मैंने अभी पढ़ाया नहीं हुआ, वो और सवाल में है, वो तब तक नहीं पढ़ाऊंगा सवाल। ये डीएल दस्तगीर लिमिटेड के नाम से एक सवाल होगा, लबो कितने में, ये प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ डीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर। ये सवाल मैं आपको तब तक नहीं करने दूंगा जब तक मैं आपको ओसीआई नहीं पढ़ाऊंगा। जो बच्चे कहते हैं कि सर अभी पढ़ा दें, आप बाद में पढ़ाएंगे, तो अभी पढ़ा दें, नहीं, बारी पे पढ़ाऊंगा, फिर ये सवाल भी होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसलिए इस सवाल को रोक के रखेंगे। वैसे एक लाइन के अलावा बाकी सवाल वो हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे जब तक। जी, तो किसने, इसने, तो मसला क्या है, एक्सट्रैक्ट्स में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों ही होते हैं, दोनों बनाओ। ये होमवर्क करके आना है जी, लाजमी वाला होमवर्क। और ऐसा करो, अब बस ठीक है, कहो यार यही पेपर के अंदर आ गया है, होगी ज्यादती हमारे साथ, इतना ही पढ़ाया था हमें और ये आ गया, बस देखी जाएगी। अगर कोई चीज़ प्लस माइनस भी होती है तो समझो बस वो आ गई है, अब करनी है, जैसे भी करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।